तो आज के मीटिंग का विषय क्या है? स्कूल ऑन व्हील्स के ऑथर्स और डोनेशन का जो मंथली डोनर्स का जो सीन है उस बारे में है। बराबर है। तो ऑथर वाले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मंथली डोनर वाले पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बराबर है। तो अभी ऑथर वाले इसमें सीन ऐसा है कि आप लोग को सिलेबस का लेआउट जो करंट गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक्स है फर्स्ट टू एट स्टैंडर्ड, उसका लेआउट कैसा है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर किए, ये एक हमारे पास रफ उसका प्लानिंग है जो ऑलरेडी आप लोग ने इधर बैठ करके वो टॉपिक्स को सारा उसका सिनॉप्सिस बनाया था। बराबर है। और उसका पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बना करके ऑलरेडी शुभम पाठक ने ग्रुप पे डाला हुआ है। बराबर है। स्कूल ऑन व्हील्स के ग्रुप पे डाला हुआ है। तो उसके हिसाब से हमने बीच में एक मैसेज क्रिएट किया था कि become the author for the books, textbooks of school on wheels, and let's write the future of our nation। क्योंकि जैसा हम किताब में लिखेंगे वैसा बच्चे पढ़ेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, और जैसा वो पढ़ेंगे वैसा ही वो बनेंगे, तो वैसा ही वो सब काम करेंगे। और इसलिए वो जो करेंगे उससे हमारे देश का फ्यूचर बनेगा। और इसलिए हमने उसका थीम रखा था कि राइट द फ्यूचर ऑफ योर ऑफ लेट्स राइट द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। ठीक है। तो अभी उसमें मेरे को अभी तक आपने फीडबैक नहीं दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट किसने किसने लिए हैं। किसी एक को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई डबल अगर लिख रहा है या कोई विषय रह गया है तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपके पास है क्या अभी उसका हिसाब? ग्रुप में लिखा है सर, शुभांगी देखो, ये 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 थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। काम ऐसे नहीं होना चाहिए। आप रिसर्च वालों को देखो कैसा टकाटक काम रहता है उसका, किसने क्या बनाया, सिनॉप्सिस उनके रेडी रहते हैं। और कोई भी एक जन कोऑर्डिनेट करता है कि भाई ये 7 लोग अगर रिसर्च कर रहे हैं तो पहले हफ्ते में कितना हुआ, दूसरे हफ्ते में कितना हुआ, और डेडलाइन कितना दिया था। वो बैकग्राउंड आवाज बंद करो एक बार। कितने हफ्ते में कितना काम किया है, और टोटल हमारा डेडलाइन किधर तक है, और उतने में हम कितना काम कर रहे हैं, ये सारी बातें वो लोग रिकॉर्ड में रखते हैं। और इसीलिए काम स्मूथली होता है। अगर हम सीरियसली करना चाहते हैं तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको पता चाहिए कि हम कितनी देर में कितना काम करेंगे। अगर डेडलाइन नहीं रहेगा तो आप 4 घंटा तक, अभी आपको समझो टीवी के सामने बैठा दिया खाना खाने के लिए, और जब तक मैच खत्म नहीं होगा ना तब तक आप खाना खाते रहो। समझ में आई बात? और वही अगर आपका टेस्ट है तो आपको आपको बोला चलो 10 मिनट में खाना खाना है, तो आप 10 मिनट में खाना खा लोगे कि नहीं खा लोगे? आई बात ध्यान में? तो हर चीज के लिए समय सीमा रहना जरूरी है। साल भर रहता है जर्नल लिखने के लिए, साल भर रहता है। साल भर में कोई नहीं लिखता। जिस दिन सबमिशन है उसकी एक दिन एक रात पहले बैठ के पूरा हॉस्टल जर्नल लिखेगा, या बाकी क्या क्या करते हैं वो तुमको अच्छी तरह से पता है। जर्नल कंप्लीट करने के लिए ये लाइव मीटिंग है तो इसमें ज़्यादा डिटेल बोलना नहीं चाहूँगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना, बदनामी हो जाती है मेडिको से। तो इस हिसाब से कहने का ये मतलब है कि डेडलाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, रोज का शेड्यूल होना चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, दे आर द मोस्ट मिसमैनेज्ड पीपल। हाँ, उसकी प्रायोरिटी नहीं है वो अलग बात है, और वी फाइंड टाइम फॉर द थिंग्स वी वांट टू डू। तो जो चीज़ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है उसके लिए हम टाइम निकालते ही निकालते हैं। समझ में आई ना बात? तो इस तरीके से प्रॉपर उसका शेड्यूलिंग होना चाहिए, जरूरी है। उसका हमने डेडलाइन 12 मई दिया था, और 12 मई के आगे कोई डेडलाइन नहीं है, 12 मई तक चाहिए। क्योंकि 14 मई को संकल्प दिन है, और उस मीटिंग में, उस जाहिर सभा में, कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम में हमको ये बोलना जरूरी है कि हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया है। आई बात ध्यान में? तो संस्कार वर्ग के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग आपके सब्जेक्ट लो, धनाधन खत्म करो। कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आई बात ध्यान में? तो इस हिसाब से फटाफट आपका सब्जेक्ट लो और आप खत्म करो। नहीं तो क्या हो जाएगा कि ये चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। 12 मई 2022 आ जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा।
समझ में आई बात? हाँ, तो ऐसा सब नहीं चलता है। डेडलाइन रखो और ख़त्म करो, है ना? लंबा डेडलाइन रहेगा तो उसमें पहले छोटे छोटे डेडलाइन रखने पड़ेंगे ना रोज का, कि आज का, तो उसके लिए पहले आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि भाई मैंने कितने चैप्टर्स लिखने हैं। तो पहले आपके पास जो मटेरियल है या उसमें क्या ऐड करना चाहिए ऐसा आपको लगता है, वो चीज़ का पूरा लिस्ट बनाओ कि भाई मेरे सब्जेक्ट में 30 टॉपिक्स है, 100 टॉपिक है, 10 टॉपिक है, जो भी है, फिर उसमें सब टॉपिक ऐसे ऐसे है। एक पहले लेआउट बनाना चाहिए, एक क्या बोलते हैं उसको, रूपरेखा आपके पास रेडी चाहिए। और उसके हिसाब से फिर समझो 10 दिन 10 टॉपिक है तो रोज एक टॉपिक मेरा होना चाहिए। तो मेरे को 1-2 घंटा ऐसा लगेगा, इस हिसाब से मैंने काम करना चाहिए, इस तरीके से उसको आप मैनेज करो। नहीं तो दिन कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है पता ही नहीं चलता। अभी ऐसा ही हो रहा है ना, तो ये बात है। ठीक है ना, तो प्रॉपरली चैनलाइज करो, प्रायोरिटाइज करो और अच्छे से करो तो इट मेक सेंस, अदरवाइज इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो अभी कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए मेरे को बोलो, मतलब जिन्होंने चूज किए हैं। एक मिनट, हाँ, शुभम मोहिते ने मराठी चूज किया है। पाठक लिख रहे? अच्छा, तनुजा आपने क्या क्या चूज किया है? हिस्ट्री, ओके। हिस्ट्री के साथ एक मेन सब्जेक्ट भी लेने वाले था, मैथ्स वगैरह कुछ तो। अरे हिस्ट्री होने नहीं होने में और मैथ्स होने नहीं, 2 दिन का काम है खाली। क्या हम 1 to 8 स्टैंडर्ड का, फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं लिख सकते क्या? क्या यार तुम, सब लोग नीट क्रैक किए हुए लोग हो और ऐसी 8वीं कक्षा की बातें नहीं होगी ऐसा बोलते हो तो कैसा होएगा? मैंने तुमको क्या बोला है, जो चीज प्रैक्टिकल है हमको वही चाहिए। हमको x+y ब्रैकेट स्क्वायर लेके कुछ नहीं करना है। समझ में आया ना? हमको वो सर्कल के जो काम के प्रॉपर्टीज है बस वही लेना है। हमको हॉट सम्स में ये प्रॉपर्टी आता है वो प्रॉपर्टी आता है नहीं। और बेसिक्स चाहिए ना, हम हायर एजुकेशन का नहीं बना रहे, हम प्राइमरी एजुकेशन का बना रहे। फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड का गवर्नमेंट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस हम केवल कितने साल में सिखाने वाले हैं? 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में सिखाने वाले। हाँ, फिर अभी तुम उसमें इतना आगे पीछे कर रहे हो तो कैसा मतलब है उसका? अच्छा ठीक है, लिखो भाई, शुभांगी ने मैथ्स लिया, शुभांगी कोल्हे, राइट, नांदेड़। लिखो शुभांगी कोल्हे मैथ्स, शुभम मोहिते मराठी, और तनुजा ने लिया है हिस्ट्री, इतिहास। शी इज गोइंग टू बिकम, शी, उसका नाम भी इतिहास में आने वाला है ना, इसलिए वो इतिहास लिख रही है। अच्छा मधुरा आपने क्या लिखा? आप क्या लिए? अभी चूज ही नहीं किया तो 12 तारीख तक कंप्लीट करोगे? ओके, अभी तो प्रैक्टिकल है ना परसों से। वो क्या मैनेज हो जाता है? अभी सारे लोग ऑनलाइन ही रहते हैं पूरा, प्रैक्टिकल के टाइम पे, थ्योरी के टाइम पे, तो मैं समझ सकता हूँ अभी। ये सब चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पता है क्या? इसमें एकदम एक्सपर्टाइज आता है सबको, एक्सपर्टाइज। हाँ, अरे अनिरुद्ध तू लीलाच का रे, ऐसा शुभम पूछता आहे. बरोबर, मला हे 7 नंबरचं आलेलं नाही आहे, मला पाठवून दे, फोटो पाठवून दे, मी बघतो. ये ऐसा सब चलते रहता है। चलो ठीक है, ये नहीं चाहिए इसीलिए तो ये नया एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं ना। चीटिंग करना कोई सिखाता नहीं है, ये आजू बाजू में स्कूल में देखते हैं, और उसको जब अच्छे से पनिशमेंट नहीं होती है तो हम चीटिंग करना कंटिन्यू करते हैं। और एक बहुत सुंदर एक ये था कि यू डोंट नीड एटम बॉम्ब्स, कोई अफ्रीका के यूनिवर्सिटी के बाहर ये बोर्ड लिखा हुआ था, मैंने स्कूल ऑन व्हील्स ग्रुप के ऊपर बहुत पहले शेयर किया कि यू डोंट नीड मिसाइल्स, यू डोंट नीड न्यूक्लियर वेपन्स टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, यू जस्ट अलाउ देम टू कॉपी। इफ यू अलाउ देम टू कॉपी, दे विल नॉट गेट गुड इंजीनियर्स, तो क्या हो जाएगा, ब्रिज गिर जाएंगे, अपने आप टूटा फूटी हो जाएगी।
दे विल नॉट गेट गुड डॉक्टर्स, तो अपने आप लोग मारे जाएंगे। दे विल नॉट गेट गुड पुलिसमैन, तो अपने आप अत्याचार बढ़ेगा, लोग एक दूसरे का मर्डर करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, सब हैवान की तरह बिहेव करेंगे, है ना। यू डोंट नीड, यू विल नॉट गेट गुड अकाउंटेंट्स, तो अर्थव्यवस्था सारी कोलैप्स हो जाएगी। समझ में आएगा? तो ये सब ऐसी बात है। आप एजुकेशन सिस्टम पूरे सिस्टम का मूल आधार है। जैसे हमारा मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है ना, पूरा आधार 7 चक्र होते हैं शरीर में, पता है? तो उसमें मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है, तो वो चक्र पूरा मूल है ना, बेसिस है, फाउंडेशन है शायद। तो उस हिसाब से एजुकेशन ये फाउंडेशन है। तो इसीलिए अभी का एज्युकेशन सिस्टम मेरे को बिलकुल भी, मेरे को गमता नाही, बिलकुलही मला रुचत नाही। आणि त्यामुळे आपल्याकडे अशी जनरेशन तयार झाली, आता मी निंदा करू इच्छित नाही म्हणून मी टाळतोय, पण तुम्हाला माहिती आहे आपल्या आजूबाजूला कसे कसे लोक आहेत, त्यामुळे हे सगळं बदलणं गरजेचं आहे। ह्याला उगाच दोष देऊन काय उपयोग नाही। हे पॉलिटिशियन असा आहे, हे डॉक्टर असा आहे, हे ते असं आहे, त्याला काही येत नाही। अरे मग तू कर ना काहीतरी, त्याला कशाला शिव्या घालतोय? तू सांग ना काय करायचं, मग तुला कळतंय ना, मग तू सांग। तुमको समझता है ना क्या करना चाहिए? इधर बैठ के उंगली करना वो कोई भी कर सकता है, उंगली करना कोई बड़ा काम नहीं है। उसके लिए सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन देना चाहिए, और वो सोल्यूशन चलना चाहिए मार्केट में। अरे मैंने E इज इक्वल टू MC² प्रूव किया था, लेकिन कोई सॉल्व ही नहीं करता है, उसका कोई यूज ही नहीं करता है, तो उसको नोबेल प्राइज दे के भी कुछ मतलब नहीं है। वो चीज चलनी चाहिए। इसका भी हमारी जो आइडिया दे रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा आइडिया चलना चाहिए मार्केट में। वो मेरा है इसलिए नहीं चलना चाहिए, वो सही है इसलिए चलना चाहिए। वो सही है इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, और इसलिए वो चलना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मधुरा आप कौन सा सब्जेक्ट ले रही हो, कब तक बताओगी? बर, तुला कशामध्ये मार्क होते सगळ्यात जास्त? हे आपल्या एज्युकेशन सिस्टमची पद्धत विचारायची, आणि माझी पद्धत विचारायची अशी आहे की तुला सगळ्यात जास्त कुठला विषय आवडतो जे राहिलेला आहे त्यातला? मॅथ झालेलं आहे, मॅथ झालेलं आहे ना, पण शुभांगीने घेतलंय ना। हो, मग आता कसं करायचं? अरे भूगोलमध्ये काही नाही आहे, एका तासाचं काम आहे भूगोल। आपण फक्त फील्ड व्हिजिट शिकवणार आहे। मी ऑलरेडी सांगितलं ना, ते व्ही शेप व्हॅली आणि यू शेप व्हॅली घेऊन काय करायचं। हो हो, भूगोल एवढंच आहे भूगोलमध्ये, बाकी काहीच नाही आहे। बघ मी सांगतो तुला, तू सायन्स घेणार आहेस का एखादी लँग्वेज घेणार आहेस ते सांग। जर सायन्स सायन्स घेत असेल तर एक दोन मैत्रिणींना घेऊन बसशील। जर सायन्स घेत असेल, हां, तर एक दोन तुझ्या बॅचमेट्सना किंवा तुझ्या तिथल्या घरच्या आजूबाजूच्या लोकांना घेऊन बसशील। आणि 1.5 आठवड्यामध्ये हे संपूर्ण म्हणजे जरा कठीण आहे, पण तुला वेळ द्यावा लागणार आहे, बरोबर आहे? आणि ऑलरेडी टॉपिक्स आहे, पण त्याच्या व्यतिरिक्त भरपूर गोष्टी ऍड करायचं आहे। फॉर्मॅट कसा असला पाहिजे मी हे ऑलरेडी सांगितलेलं है। पाठक बोला था ना रे, कोई तो मीटिंग में बोला था या कहाँ बोला था, रिकॉर्ड किया था क्या अपन ने वो सब? मैंने बोला था ना टेक्स्ट बुक नहीं है, तनुजा को बोला था शायद फोन कॉल पे, कि तनुजा ने पूछा था अगर हमको लिखना है तो हमने कैसे लिखना चाहिए, तो मैंने तनुजा को एक्सप्लेन किया था। तो मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड किया था क्या? मतलब ऐसे ही फोन पे बातें की थी क्या हमने वो बात पे? अभी फिर से बताना पड़ेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो वो सीन ऐसा है कि जब हम टेक्स्ट बुक लिखते हैं ना, तो हमको ये 2-4 बातों का ध्यान ऐसे रखना है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर पॉइंट है, वो ये कोर पॉइंट है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी इंक्लूड कर रहे हैं, उसका 100% कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होना चाहिए। आप 2+2 4 क्यों सिखा रहे हो, आपको ये बताना आना चाहिए। मतलब आप एडिशन सिखा रहे हो तो क्यों सिखा रहे हो, सॉरी। आप अगर
द लिविंग वर्ल्ड ऐसा साइंस में सिखा रहे हो, जीवंत जग मतलब जीवित जग, द लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें शुरू होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके डायनासोर तक सब आ जाता है। तो हम क्यों सिखा रहे हैं ये हमको पता चाहिए। तो पहला मुद्दा है कि जो हम बता रहे हैं उसको हमको डिस्क्राइब करना है कि भाई ये एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, या लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करें तो क्या होता है, या ज्योग्राफी बता रहे तो सपोज आप अगर विजिट टू पुलिस स्टेशन या विजिट टू शॉपिंग मॉल, विजिट टू ए फार्म फील्ड, तो वो फील्ड क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, हॉस्पिटल क्या है, वहां पे क्या क्या होता है, ये उसमें आपको उसको बताना है। पहले उसका डिस्क्रिप्शन देना है। पॉइंट्स लिख लो पाठक। पहला है आपको आपके टॉपिक का डिस्क्रिप्शन देना है कि व्हाट इट इज। You should answer the question what in the first point. The second point of your topic is why are we learning it. Basically, you should mention the significance of why are we learning it. कि हमको हॉस्पिटल जानना क्यों है, हमको पुलिस स्टेशन के बारे में जानना क्यों है, हमको स्कूल कैसे दिखता है वो क्यों जानना है, क्योंकि हम तो स्कूल ऑन व्हील्स पे सिखा रहे हैं ना। तो बेसिकली स्कूल क्या रहता है ये हमको सिखाना जरूरी है, बराबर है। रेलवे स्टेशन क्यों है, बस स्टैंड क्यों है, पोस्ट ऑफिस क्यों है, बराबर है। ये सब बताना है क्यों, वाई, सिग्निफिकेंस। आप ये पॉइंट को पहले भी बता सकते हो। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो कोई स्टोरी से कि ऐसे ऐसे दादी अम्मा को तीर्थ यात्रा करनी थी, अब दादी अम्मा अगर चलते जाती तो शायद पहुंच ही नहीं पाती और इसलिए रेलवे स्टेशन, रेलवे की जरूरत पड़ी। अब रेलवे कहीं पे तो रुकनी चाहिए, इसलिए रेलवे स्टेशन की जरूरत पड़ी, बराबर है। तो आपने उसको सिग्निफिकेंस दिया। अब ये जो सिग्निफिकेंस आप मेंशन करते हो वो लाइफ के सारे पैरामीटर्स या सारे वॉक्स के हिसाब से होना चाहिए उसका एग्जाम्पल। मतलब अभी जैसे मैंने रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल लिया ज्योग्राफी का, तो मैंने आपको ये जो दादी अम्मा को तीर्थ यात्रा जाना है तो ये मैंने आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बोला। अब आज आप इसमें बिजनेस का इकोनॉमिकल या क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं कि भाई अगर हमको यहाँ सोलापुर में अगर कुछ जवारी उग रहा है और हमको अगर उसको दूसरी जगह भेजना है तो हम रेलवे का उपयोग कर सकते हैं। सोलापुर में होडगी गांव में सीमेंट का फैक्ट्री है, औस गांव, तो सीमेंट वहां से दूसरी जगह अगर पहुंचाना है तो हमको रेलवे स्टेशन का जरूरत पड़ेगा और इसलिए हमको रेलवे लाइन का जरूरत पड़ेगा। ये फाइनेंशियल एग्जांपल्स हो गए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। फिर आप इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल लोगों को बता सकते हैं कि लोगों को कहीं पे दूर दराज कोई 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 को मिलने के लिए जाना है, कोई फंक्शन है, कोई काम है, सोशल, आपने वो पॉइंट रखा, बराबर है। तो इस तरीके से सारे उसके जो भी डायरेक्शंस में, जो भी मुद्दों के आधार पे, जो भी ब्रांचेस में आप उसका अप्लाइड सोच सकते हो, आपको वो सारा अप्लाइड पॉइंट नंबर 2 सिग्निफिकेंस या व्हाई ऑफ दिस टॉपिक इसमें लिखना है। आई बात ध्यान में? हाँ, कौन बोल रहा है? मधुरा, हाँ। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, हाँ बताता हूँ। ये जो टेक्स्ट बुक लिखने की पद्धत है ना इनकी, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आई। ये क्या 2+2 फर्स्ट स्टैंडर्ड में 2+2 सिखाते, सेकेंड स्टैंडर्ड में 4+4 सिखाते, थर्ड स्टैंडर्ड में 8+8 सिखाते, अब फोर्थ स्टैंडर्ड में 16+16 सिखाते। अरे उसी कक्षा में आप वो बच्चे को सब सिखाओ ना। अगर उसको 2 और 2 4 आता है तो उसको 4 और 4 8 क्यों नहीं आएगा? एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। इतना बेकार नहीं है सिस्टम वो। हाँ, पहले एडिशन सिखाते हैं, दूसरे साल में, पहले साल में एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं थर्ड स्टैंडर्ड में, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सिखाते हैं, फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड में वो आता है ना वो सिंप्लीफाई, वो होता है ना 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं सिंप्लीफाई कि ब्रैकेट 35 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 2 कितना हो गया, ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते हैं। फिर धीरे धीरे हम जैसा 7th 8th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो हमको वो इक्वेशन विथ वन वेरिएबल सिखाते हैं, फिर हमको विथ 2 वेरिएबल सिखाते हैं। अभी क्यों सीखना है हमको? फिर हमको 10th 9th 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाते हैं। क्यों सीखना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर इसका हमको आंसर सिग्निफिकेंस का नहीं पता है तो प्लीज वो चैप्टर को आप इंक्लूड ही मत करिए।
आई बात ध्यान में। और अगर आपको उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता है तो उसको छोड़ मत देना, उसका अलग लिस्ट बनाओ कि ये टॉपिक का सिग्निफिकेंस मेरे को मिला नहीं है, और आप लोग आपस में मीटिंग करके डिस्कस करो, चर्चा करो। ये जो मुद्दे जिसको नहीं सूझा है, दूसरा कोई और उसको कुछ सूझेगा। इसके ऊपर व्यापक चिंतन और विचार सरणी जरूरी है। आई बात ध्यान में। तो डिफिकल्टी लेवल का आपने जो क्वेश्चन पूछा है, एज सच ऐसा नहीं रहेगा। डिफिकल्टी लेवल कहाँ पे बताता हूँ, देखो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा डिटेल में साइंस और मैथ्स नहीं सिखा सकते, उनको थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में ही हम डिटेल जाने वाले। फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में उनको बेसिक्स रहेगा, एक है लैंग्वेज, दूसरा रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स, और तीसरा ये लैंग्वेज में भी क्या है कि भाषा उनको आना चाहिए। 12 खड़ी है, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, ये सब चीज़ें बेसिक है जो उनको आना चाहिए। उसका ऑलरेडी प्लान है, जो पीपीटी मैंने स्कूल ऑन व्हील्स वाले ग्रुप पे शेयर किया है, कौन से साल में क्या सिखाना है, आप उस हिसाब से देखिए। और जो कॉन्सेप्ट है, सपोज हमने एडिशन लिया है, तो उसका डिफिकल्ट में डिफिकल्ट क्या हो सकता है, वो एक्सरसाइज में आएगा। कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा ना एडिशन का, 2 और 2 4 कैसे जोड़ना है, ये 2 और ये 2 4, तो ऐसा ही गिनोगे। अब आप उसको अगर 16 और 16 देते हो तो वो 16 बार उंगली को गिन सकता है। फिर आप उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो डिस्क्रिप्शन में मेथडोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले आपने डिस्क्राइब किया ये एडिशन होता क्या है, फिर आपने बताया कि हमको वो क्यों सीखना है। तीसरा पॉइंट, आप उसको एग्जाम्पल्स दोगे, जैसे मैंने आपको सिग्निफिकेंस का एग्जाम्पल बताया, वैसे आप उसको एग्जाम्पल दोगे अलग अलग। कैसे कि भाई एडिशन क्यों सीखना है, अगर पूछा है तो सिग्निफिकेंस में कैसा बोलोगे आप कि भैया अगर तू दुकानदार के पास 2 किलो चावल लेने के लिए गया, और उसने अगर तेरे को नहीं सॉरी, अगर आप दुकानदार के पास 2 किलो चावल लेने के लिए गए, 2 किलो आप जवारी लेने के लिए गए, तो अभी आपको कैसे मालूम पड़ेगा 2 किलो का कितना रेट है? पहले आपको 1 किलो का मालूम चाहिए। 1 किलो का जब आपको पता चलेगा तो आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, या फिर 1 किलो का जो रेट है, सपोज 30 रुपए किलो अगर जवारी है, तो 2 किलो के लिए 30 + 30 करोगे। ये एडिशन का उसका यूज है। नहीं सीखेगा तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये भी आपको उस सिग्निफिकेंस में लिखना है। और ऐसे जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स दे सकते हो, उतने ज्यादा एग्जाम्पल आपको देना है। मिनिमम 8 to 10 एग्जाम्पल्स आप देने की कोशिश करो सभी एस्पेक्ट में। तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइजेस। उसमें सिंपल टू डिफिकल्ट इस प्रकार से आपको एक्सरसाइजेस करना है। आई बात है, सिंपल टू डिफिकल्ट। क्या क्या? हाँ, तो क्वेश्चन, अरे जब आप ऑथर हो कोई टेक्स्ट बुक के, तो उसके क्वेश्चन भी तो आप ही लिखोगे ना। और कंसेप्ट सिखाना मुश्किल नहीं है, वो तो कोई भी जिसने बीएड डीएड किया है, जो बीएससी जो टीचर ने किया है, वो तो सिखा देंगे। फिर वो लिख के हम क्या अलग कर, उसको अलग से कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंस और एक्सरसाइजेस का लेवल और वैरायटी ऐड करके, कि 2 लॉलीपॉप खुद के लिए लिया, 2 लॉलीपॉप दोस्त के लिए लिया, तो टोटल कितना लॉलीपॉप लेगा। वैसे हम लॉलीपॉप का बहिष्कार करते हैं, वो हमारे फंडे में नहीं है लॉलीपॉप खाना, चॉकलेट खाना, आउट ऑफ क्वेश्चन है। बट एक एग्जाम्पल कि तेरे दादा ने 2 एप्पल दिया, तेरे दोस्त के लिए 2 एप्पल दिया, तो टोटल कितना हो गया। या तुम्हारे दादाजी, उन्होंने तुम्हारे सारे दोस्तों को बुलाया, तुम्हारे 10 दोस्त थे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो कॉमन एग्जांपल्स दे सकते हो। वो दोनों सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं, ये उसमें आप मेंशन करो सिग्निफिकेंस में, एंड में, कि ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में सीखा है, ये हम चैप्टर नंबर 10 में सीखने वाले हैं। जैसा मेडिसिन के टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं, यू हैव लर्न दिस इन पैथोलॉजी, यू हैव लर्न दिस इन फार्माकोलॉजी, यू हैव लर्न दिस इन, ऐसा सब वो फिर वो किताबें खोल के देखते जाओ। तो वो कंटेंट एक ही टेक्स्ट बुक में जब रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइजेस।
मतलब वो स्टूडेंट को क्या होमवर्क करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, और उसमें आप लेवल करिए, सिंपल, एकदम थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट, थोड़ा मॉडरेट, फिर थोड़ा मॉडरेट में डिफिकल्ट, और एकदम टफ लेवल का, जो 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करे, ऐसे प्रश्नों का आप निर्माण करिए। और हर इसमें कम से कम एक 20 25 15 20 तो एक्सरसाइजेस होना चाहिए उसमें, फिर 15 20 टाइप के एक्सरसाइजेस होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमको ज्यादा टॉपिक्स कवर करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंस होना चाहिए, उसमें एप्लीकेशन होना चाहिए, वो हमारे जीवन में यूजफुल होना चाहिए। अगर हम करेंसी के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो करेंसी हमको क्यों सीखना है? पहले करेंसी नहीं था तो कितना दिक्कत हो गया था, बार्टर सिस्टम में सब स्मूथली चलता था, लेकिन सोसाइटी ग्रो नहीं हो पाई। लेकिन इसका अभी पैसा आने के बाद उसका डिसएडवांटेज क्या हो गया? हर चीज पैसे में तोली जा रही है, आपको ऑक्सीजन, पानी, सब कुछ पैसे में मिल रहा है। और किसने बोला सोने का कीमत बहुत ज्यादा है? किसने बोला? कोई संत महात्मा है, उसको कोई लेना ना देना। आप उसके सामने मिट्टी का घड़ा रखो या सोने का घड़ा रखो, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैसा उनके लिए यूजफुल नहीं। लेकिन करेंसी का क्यों यूज है? एक कॉमन यूनिट होना चाहिए बिजनेस में, एक कॉमन यूनिट होना चाहिए हमारे व्यवहार में, इसलिए हमने करेंसी का यूज किया। तो जो मैथ्स में करेंसी का बताएंगे उसके बारे में ये बताओ, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी क्यों है? क्योंकि उनका उनका डेवलपमेंट का स्तर अलग अलग है, उस हिसाब से उन्होंने उनकी उनकी करेंसी मुद्रा बनाई है। पहले भी ऐसे था, अरब का गोल्डन सिक्का अलग था, भारत का अलग था, अलग अलग जो रजवाड़े थे या अलग अलग किंगडम है उनके अलग अलग सिक्के हैं। तो ऐसा है, ये पहले से चले आ रहा है, इस हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस एक, हाँ, अरे नहीं लिख पाएंगे तो कोई तुमको फांसी पे थोड़ी लटकाने वाले हैं। 12 तारीख तक एक टेंटेटिव तैयार चाहिए। 12 तारीख तक फेज 1 बोलेंगे कंप्लीट हो गया, फिर बोलेंगे कि हम इसके ऊपर पुनर्विचार कर रहे हैं, हम इसका लेवल और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चलने दो ना, तुमको गड़बड़ क्या है? पहले ढांचा तो बनाओ, मेरे को टॉपिक क्या कवर करना है वो तो बनाओ कम से कम। क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का जो हमने बनाया है ये बहुत एकदम सादा सुधा है, ये टेक्स्ट बुक से बहुत आगे सिखाना है हमको बच्चों को, और वो भी 4 साल में। समझ में आया क्या? तो इस हिसाब से ज्यादा चिंता नहीं करने का। देखो, कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अभी हमारे रिसर्च ग्रुप में से एक स्टूडेंट का रिप्लाई ऐसे, उन्होंने ग्रुप ग्रुप छोड़ा था, तो मैंने पूछा कि आपने ग्रुप क्यों छोड़ा? तो उन्होंने बोला बस ऐसे ही। मैंने बोला यार, तुमने तो पूरे केवाई के सारे काम के ऊपर पानी फेर दिया। हम इधर बता रहे हैं कि हमको जो भी करना है उसके पीछे रीजन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। अभी आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो अगर उस पर्पस नहीं है मतलब आपने गलती किया है, बराबर है ना? समझ रहे क्या मेरी बात? मधुरा, आपका माइक बंद करो एक बार। रिसर्च के ग्रुप में मेरे को मैसेज किया कि बोले छोड़ दिया मैंने ग्रुप, ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैं बोला पर्पस तो होना चाहिए ना, केवल ये बोलते बोलते थक गया कि आप जो भी काम करें उसके पीछे पर्पस होना चाहिए। यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनीथिंग, राइट? सो देयर इज नो रेस्पॉन्स, व्हाट इज द यूज? बराबर है। तो ऐसी सब बातें हैं। ठीक है, जाने दो, हमारा विषय ऐसा है कि पर्पस, सेकंड पॉइंट जो है सिग्निफिकेंस है, थर्ड पॉइंट में एक्सरसाइजेज है, वो टप्पे टप्पे से होना चाहिए, मतलब सिंपल, मॉडरेट, हार्ड, वेरी हार्ड, मतलब वेरी डिफिकल्ट, इस हिसाब से आप उसको बनाइए। अलग अलग एग्जाम्पल दीजिए एक्सरसाइजेस में भी, कि 2 किलो चीनी लेके आया, मार्केट का एग्जाम्पल तो बिजनेस का, या हमारे घर पे खाना है, प्रसाद है, 500 लोग खाना खाने के लिए आने वाले थे, एक आदमी के भोजन में अगर समझो ½ किलो चावल लगता है, तो 50 आदमी के खाने में कितना चावल लगेगा? बराबर है। एक आदमी अगर आधा लीटर खीर पी गया और 500 लोग का खाना है, तो 500 लोगों में कितना लीटर खीर लगेगा? फिर खीर बनाने के लिए कितना दूध उसके लिए लाना पड़ेगा? रबड़ी अगर हम बनाते हैं तो दूध को इतना गर्म करते हैं कि इट बिकम्स टू 1/4। तो मैंने अगर उसमें लिखा कि मैं 1 लीटर दूध से ½ किलो या ½ लीटर रबड़ी बना सकता हूँ, और एक व्यक्ति ½ लीटर रबड़ी खा रहा है,
मेरे पास 500 लोगों का खाना है तो मेरे को कितना लीटर दूध लगेगा, तो उसके लिए मेरे को ये पता चाहिए कि कितना रबड़ी लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा क्योंकि इधर 4 टाइम्स लेस है। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एग्जाम्पल है। ऐसा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहिए तो मजा आता है। जैसे खाने पीने का 2-4 एग्जाम्पल दे दिया ना, वैसे थोड़ा थोड़ा बिजनेस का देगा कि 1 मीटर कपड़ा कितने का है। ये अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक में रहता था ना, 1 मीटर कपड़ा 10 रुपए का, 100 रुपए का है, तो 10 मीटर कितना। फिर लिखने का एक शर्ट 2 मीटर से बनता है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स लेवल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा फर्स्ट टाइप वर्ड प्रॉब्लम का, कि 1 मीटर 100 रुपए में मिलता है, 1 स्क्वायर मीटर सॉरी, तो 1 स्क्वायर मीटर 100 रुपए में मिलता है, तो 10 स्क्वायर मीटर कितने में मिलेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये फर्स्ट फेज ऑफ क्वेश्चन हो गया वर्ड प्रॉब्लम्स का। सेकेंड फेज ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, एक शर्ट को बनाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है और 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का रेट कितना है, 100 रुपया है। तो मेरे को अगर ऐसे 10 शर्ट बनवाने हैं तो मेरे को कितना खर्चा आएगा, बराबर है। ये सेकंड लेवल हो गया। थर्ड लेवल में इसमें थोड़ा और ऊंचा कर सकते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट कर सकते हैं कि भाई प्लस और माइनस, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का दोनों का एक साथ में करो। कैसे कि भाई एक शर्ट बनाने में 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है, लेकिन उसमें से 0.5 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो जाता है, तो एक नेट कपड़ा कितना लगा, 0.75 मीटर स्क्वायर। तो और 0.75 मीटर स्क्वायर वो कपड़े का रेट कितना है, फिर पूरा मीटर का नहीं बोलेगा, 0.75 मीटर स्क्वायर का ही बोलेगा, और फिर बोलने का कि 100 मीटर स्क्वायर में कितना शर्ट बनेगा, और फिर उसमें पूछने का उसका जो बनाने में खर्चा है वो कपड़े का कितना आया, जो वेस्ट हो गया वो कपड़े का खर्चा कितना आया, और फिर आप उसको टोटल कितना प्राइस में आप बेचो। ये एक लेवल ऊपर, समझा क्या। या कंपैरिजन करने का कि 1 किलो चीनी 36 रुपया किलो है, 1 किलो गुड़ 45 रुपया किलो है, और कि भाई किसी ने चीनी खरीदा, किसी ने गुड़ खरीदा 10-10 किलो, तो किसको फायदा हुआ किसको लॉस हुआ, प्रॉफिट और लॉस का हम सीखते हैं ना वो चैप्टर। तो ये जो सब चैप्टर्स है, ये सब का ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा सिग्निफिकेंस आपको हर एक का सोचना है। तो खाने का हो गया, व्यवहार का हो गया। फिर आप एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे आपने एग्जाम्पल लिया स्कूल का, चौक का, तो भाई एक क्लास में 1 घंटे के क्लास में टीचर 5 चौक पीस यूज करते हैं, तो दिन भर के लेक्चर में कितना चौक लगेगा, फिर दिन भर के सारे स्कूल के सारे क्लासरूम में कितना चौक लगेगा, एक हफ्ते में कितना चौक लगेगा, पूरे महीने में कितना चौक लगेगा। फिर इसका एक डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ, क्या बढ़ाओगे कि 7 में से 5 दिन स्कूल है, 2 दिन छुट्टी है, तो 2 दिन को आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा एक एक लेवल, एक एक फील्ड का एग्जाम्पल लेना है आपको सिग्निफिकेंस में और एक्सरसाइजेस में, और उसका एक एक लेवल बढ़ाने का कोशिश करना है। इस प्रकार से आपको सर्वांगीण विचार करके, सर्व दिशा से विचार करके, सर्व प्रकार के उदाहरणों का समन्वय करके मैथ्स, साइंस ये पढ़ाना है, उसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, लैंग्वेज इतिहास का क्या है कि इतने शूरवीर पराक्रमी लोग होके गए, तो उनके जो जो गुण है वो हमको सब सीखना है, आत्मसात करना है, जीवन में उतारना है। जो नेगेटिविटी है वो उसको छोड़ देना है, मतलब सिलेबस में लिखना है लेकिन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। आई बात ध्यान में। ज्योग्राफी का तो वो सिग्निफिकेंस है कि भाई हम रेलवे स्टेशन क्यों जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन का सारा एग्जाम्पल लिखो ना, सारे प्रकार से उसका ये लिखो ना, उसका क्या यूजेस है, हॉस्पिटल का यूजेस है, ऐसा सभी प्रकार से विचार कर। आई बात ध्यान में। अभी हॉस्पिटल का सभी बाजू से क्या हुआ, हॉस्पिटल का मेन काम क्या है, लोगों को ठीक करना। दूसरा डॉक्टर का क्या काम है, लोगों में अवेयरनेस करना, लोगों को क्या सही खाना क्या गलत खाना है, ये है वो, ऐसा अवेयरनेस करना। तीसरा है अभी वैक्सीनेशन का काम है, तो लोगों को बीमारी ना होए इसलिए हम प्रिवेंशन के लिए भी हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 3-4-5 पॉइंट है। ऐसा हर एक इसमें 5-7-10-15-20 जितने पॉइंट मिलते हैं
सभी प्रकार से विचार करके आपको वो पॉइंट्स बनाने हैं। तो अभी मराठी सब्जेक्ट हो गया है, मैथ्स हो गया है, साइंस हो गया है, हिस्ट्री हो गया है। ज्योग्राफी तो आम चूसते चूसते गुट्ठी फेंकते फेंकते भी ज्योग्राफी आप लिख सकते हो, इतना वो इजी है। हाँ, टॉपिक डिसाइड करने का और रोज आधा एक घंटा बैठने का, चार पांच टॉपिक खत्म करने का। देखो ज्योग्राफी के कितने लेक्चर्स है, हिस्ट्री के कितने लेक्चर्स है, ये मैंने वो मीटिंग में बोला है, उसका फोटो है तो देखो। नहीं तो जो पीपीटी भेजा था ना, पीडीएफ बना करके ग्रुप पे पहले पाठक, वो पीडीएफ में लिखा है कितने आवर्स होना चाहिए। हाँ, तो उस हिसाब से वो उसका आप मेरे को बनाओ, वो कितने कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने आवर्स हैं 4 साल में, वो आप उसका पेन और पेपर पे लिख के स्कूल ऑन व्हील्स वाले ग्रुप पे डालो, और ताकि सब लोग को मालूम पड़ जाएगा। अच्छा अनिरुद्ध, आप स्कूल ऑन व्हील्स वाले ग्रुप पे एडेड हो क्या? सर आ जाएगा वो। हो गए क्या ऐड स्कूल ऑन व्हील्स? आप रिसर्च नहीं, स्कूल ऑन व्हील्स. एक मिनट। ऐक, झालं नसेल तर होऊन जा. ऐक माझं, झालं नसेल तर होऊन जा, और उसके बाद में पाठक उसको ऐड करने के बाद में फिर आप वो सब मटेरियल बना के डाल देना। तो अच्छा अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट, एक इंग्लिश सब्जेक्ट बचा है, हिंदी सब्जेक्ट बचा है लैंग्वेजेस में, और ज्योग्राफी बचा है। पाठक तुम क्या ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो? मैं साइंस को सोच रहा था पर अभी इंग्लिश ले लेता इंग्लिश ले लेगा पक्का? ठीक है। और अभी हिंदी, अभी अनिरुद्ध क्या लेगा, हिंदी लेगा क्या, कि ज्योग्राफी लेगा, या कुछ भी नहीं लेगा, या सोच के बोलेगा? हूँ। सर तो हाँ सर बाद में बताता हूँ क्योंकि मेरे मतलब स्ट्रॉन्ग साइंस मैथ्स और हिस्ट्री था, सोल्ड आउट, ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। सोल्ड आउट। अरे सर तो मैं सिलेबस देख के एक बार बताता हूँ। अरे हिंदी ज्योग्राफी कर ले, कुछ नहीं होता है। क्या है लैंग्वेज में मेन, क्या है तुम्हारे संस्कार वर्ग में है, बाकी सब ये जो लैंग्वेजेस में लिखते हैं ना, ये रे पौसा का पोयम है तो नेचर के बारे में बताओ, संत वाणी है तो संत के बारे में बताओ, ये सब अध्यात्म में, उसमें संस्कार वर्ग में ये विषय है। तो तुमको लैंग्वेज में मेन मतलब क्या है, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, ये वो ये सब बताना है। और उसके बाद क्या बताना है, वो आपको अ ई ये बताना है, 12 खड़ी बताना है, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, उसका फोटोज होना चाहिए, तो उसको हम लाइव दिखाना पसंद करेंगे। हाँ, अ फॉर अनानस का फोटो नहीं दिखाने का, अ फॉर अनानस ला के दिखाने का। हाँ, आ फॉर अम्बा ला के दिखाने का, अम्बा, अम्बा नहीं है तो उसके लिए दूसरा कुछ, 12 महीने जो उपलब्ध रहेगा ऐसा एग्जाम्पल दो। आई बात ध्यान में? हाँ, समझ में आया ना? हाँ, और ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव करने की कोशिश करो। ए फॉर एम्बुलेंस भी होता है तो बता सकते हैं, ए फॉर एप्पल जरूरी थोड़ी नहीं। हाँ, ऐसा है। एस फॉर शिप, अभी इधर सोलापुर में बारिश के वांदे हैं, शिप किधर से लेके आऊं बोलो मेरे? तो एस फॉर शिप सिखा के क्या करूं मैं? आई बात समझ में? तो ऐसा सब है, वो साइंस वाले लोग कवर करेंगे। साइंस में एक्चुअली एनवायरमेंटल साइंस भी आता है, वो शुरुआत के क्लासेस का, प्राइमरी का, तो उसमें आता है ना मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो लोग करेंगे उसमें वो सब काम। शिप भी दिखाएंगे, एरोप्लेन भी दिखाएंगे, हेलीकॉप्टर भी दिखाएंगे, वो सब दिखाएंगे। आई बात ध्यान में? लेकिन आप लोग जब सिखा रहे हो तो उस हिसाब से आपको सिखाना। एनवायरमेंटल साइंस में ये भी सब आ जाएगा, अलग अलग फ्रूट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं, वो फूड के अंदर डिटेल में सब आएगा। है वो चैप्टर्स मैंने खुद साइंस का बनाया, ये लोग तो भाग गए थे अपने अपने घर, लॉकडाउन लगा इसलिए कॉलेज वालों ने भगा दिया। वो सिनॉप्सिस मैंने बनाए हैं, मेरे हैंडराइटिंग में है, तो आप वो पीडीएफ देखो और उसमें से समझो, उसको डिटेल करो, इतना बात है। और उसको जितना आप प्रैक्टिकल बना सकते हो उतना ज्यादा मेरे को आनंद होगा। सी फॉर चौक दिखाओ ना, तो चौक वो बच्चे को वहां पे दिखा सकते हैं आप। आई बात ध्यान में? हाँ, क फॉर कबूतर दिखाओ, तो रास्ते में जाते जाते हर गांव में, गाड़ी में, गली मोहल्ले में कबूतर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से
लैंग्वेज में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड और ग्रामर सबसे इम्पोर्टेंट, इतना ही ये है। तो ग्रामर में भी आप एग्जाम्पल देते हो तो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक ऐसे अच्छे एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है। तो और ज्योग्राफी का तो मैंने आपको बोला है। अभी ज्योग्राफी के टोटल कितने लेक्चर्स हैं मालूम है क्या? हर वीकेंड में ज्योग्राफी का एक क्लास होने वाला है 2 घंटे का। तो ऐसे कितने वीकेंड होते हैं एक साल में? 52। हमारे पास हॉलीडे नाम का कंसेप्ट नहीं है। 52 वीकेंड है, ऐसे 4 साल है। तो 208 आपके पास क्या है? वीकेंड्स है। तो आपको 208 स्पॉट डिसाइड करना है बच्चों को घुमाने के लिए। समझ में आया क्या? फील्ड विजिट के लिए अनिरुद्ध 208, हाँ, हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन ये वो आ गया, ऐसा है। समझ में आई बात? तो उस हिसाब से आपको ये कवर करना है। कितना मैक्सिमम खींच सकते? 200 तो 208 नहीं होगा ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन जितना आप दिमाग को जोर लगा सकते, देखते हैं कितना आपका थिंकिंग कितने वेज में है, कितना मतलब डायरेक्शन में आप दिमाग को दौड़ा सकते हो। लेट अस चेक। तो ये सब है, तो सारा सब्जेक्ट हो गए हैं। और पाठक तू ज़्यादा दुखी मत हो, तेरे को अगर साइंस करना है ना तो टॉपिक बांट ले, ठीक है? मधुरा को टॉपिक बांट ले। हाँ, वो बहुत खुश हो गया कि मधुरा अकेला साइंस करेगी, मेरे को तो छोटा सा सब्जेक्ट है, कर लूंगा मैं। ऐसा मैं सोच रहा था करूंगा ठीक है ठीक है। हाँ, लेकिन ये तू कर, ये मैं कर, इसके चक्कर में कोई भी नहीं कर, ऐसा नहीं करना। 12 तारीख के पहले हाँ कच्चा चिट्ठा पूरा रेडी चाहिए, और वो भी ऑन पेपर। हाँ, ऑन पेपर। मैंने सोचा तो था, ऐसा गाना हो जाता है, फिर वो काम नहीं होता है। तो इस प्रकार से काम नहीं करना है। तो देखिए आप कैसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सारा, ये हो गया सारा एकेडमिक पार्ट। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मंथली डोनर्स। देखो मंथली डोनर्स का सीन ऐसा है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था इसको, मेरे ख्याल से मैंने तनुजा को बोला था फोन पे, जब हमारी ये विषय में बात हुई थी तो मैंने बोला था। अभी कैसा है, हमारे को एक व्हीकल में हम 2 स्कूल्स चला सकते हैं, 3 3 आवर्स ऑफ ईच। तो उसमें 60 बच्चे मिनिमम हम सिखा सकते हैं, 60 to 70। अभी 60 बच्चे का एक्चुअली वो बच्चों का उसके सिखाने का कुछ खर्चा नहीं। हमारा खर्चा क्या है? गाड़ी का भी खर्चा नहीं, क्योंकि गाड़ी वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी। उसके बाद गाड़ी का जो फ्यूल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमारा पैसा, हमारा खर्चा किधर जाएगा? एक है वो ड्राइवर का पेमेंट, दूसरा है वो दोनों टीचर्स का पेमेंट। 3 3 आवर्स जो सिखाएंगे तो उनको हम एक्चुअली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट ए सैलरी, इट्स नॉट ए सैलरी, इट्स इंसेंटिव। इंसेंटिव मानधन थोड़ा सा जो हम देते हैं, इट्स इंसेंटिव। तो इट इज जस्ट 3000 रुपीज फॉर 3 आवर्स डेली फॉर 1 मंथ। अभी ये इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसे बहुत सारे जो बीएड डीएड करे, बीएससी किए हैं, या जस्ट बीएससी करके पास आउट हुए, उनके पास जॉब नहीं, उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम उनको विदाउट एनी कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, 1 महीना 2 महीना जो भी है, हमको हमारे पद्धति से सिखाना है। ये करंट एजुकेशन सिस्टम है, उस पद्धति से हमको नहीं चलना है। हमारा पर्पस क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारे आगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस हिसाब से उनको किया जाएगा और फिर वो लोग सिखाएंगे। तो उनको मिनिमम 4 इयर्स का है कि उनको मिनिमम 4 इयर्स उनको सिखाना। तो हमारा कंसर्न क्या है कि दिन में 3 घंटा उन्होंने सिखाना चाहिए, और वो 3 घंटे में उनको जो सिखाना है उसका उन्होंने प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा दिन भर में वो क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, हमको ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। हाँ, अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो शायद हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। हमारे एथिक्स में, वैल्यूज में, मॉरल्स में बैठना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना? वो अगर कोई टीचर ही कुछ गलत आदतें कर रहा है तो हम उनको टीचर के जगह पर नहीं रख सकते। हमारे समाज में, संस्कृति में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है, गुरु की बहुत एक अलग पदवी है। तो उसकी मर्यादा में, उसके मतलब वो पदवी के अनुसार वो अगर उनका आचरण रहेगा तो हमको वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। मैंने जब ये बात बाहर की तो मेरे को बोले, अरे 3000 मध्ये काय होत है?
त्या ड्रायव्हरचा पगार त्या शिक्षकापेक्षा जास्त है। मैं बोला ड्राइवर का वो सैलरी है और टीचर का वो इंसेंटिव है। ड्राइवर सीखा नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए उसको इम्पोर्टेंस पता नहीं है और इसीलिए उसको सेल्फलेसनेस अगर मैं समझाने जाऊंगा तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा माझ्या इथे पोटाचे वांदे आहेत, मेरे को आप खाने को, मेरे परिवार को उतना नीड है, वो करूँगा, ऐसी बात वो बोलेगा। लेकिन जो शिक्षक है उन्होंने सीखा है, उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया है और इसलिए उनको ये पता है कि हमने शिक्षण क्यों लिया है। शिक्षण का धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये सेवा बोल के उन्होंने करना चाहिए और उनको इंसेंटिव बोल के हम ये सब उनको दे रहे हैं, 3000 रुपीज पर मंथ। उसके अलावा वो कहीं पे और काम कर रहे हैं, उनको कुछ महीने का पगार मिल रहा है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। अगर वो दोनों 3 आवर्स का दोनों स्कूल के लिए सिखाने के लिए तैयार है तो हम उनको 6000 रुपीज देने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ वो गाड़ी भी अगर चलाने के लिए तैयार है तो हम उनको ड्राइवर का भी पेमेंट देंगे। तो ऑन एन एवरेज हमको एक महीने का करीब करीब 17 से 18 हजार रुपये खर्चा आता है, ठीक है। और अगर 1000 बचता है तो वो स्कूल ऑन व्हील्स में कुछ बुक्स लाना है, कोई चीज लाना है, उसके लिए हम उसको मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो 18,000 डिवाइडेड बाय अगर हम 60 स्टूडेंट्स कंसिडर करके चलते हैं, दो स्कूल का, दो टाइम का, तो उस हिसाब से एक स्टूडेंट का 300 रुपीज क्या होता है, एक स्टूडेंट का खर्चा हमको आता है। तो अभी मैं किसी को बोलूंगा आप एक टीचर को इंसेंटिव दो, 3000 रुपए दो, आप ड्राइवर का खर्चा दो, इट इज डिफिकल्ट टू गिव 3000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 8,000 रुपीज एवरी मंथ। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूंगा आप महीने का एक स्टूडेंट का खर्चा दो, एक स्टूडेंट के पढ़ाई का 300 रुपीज दो, तो वो 100% दे सकता है, बराबर है। 300 रुपीज एक मिडल मैन के लिए, मिडिल क्लास के फैमिली मेंबर के लिए, और अच्छे काम के लिए 300 रुपीज पक्का उसके लिए ज्यादा नहीं है। अरे हम पिज्जा खाने जाते तो 300-500 रुपए का पिज्जा खा के खत्म कर देते। हम फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाते, संडे का खाना बाहर खाने जाते तो 200-500 रुपए का खर्चा करते। जाने दो, खाली आइसक्रीम खाने का ही 70 और 80 रुपीज का नेचुरल्स के आइसक्रीम का रेट है। तो हम 300 रुपीज पर मंथ निश्चित ही किसी के उज्जवल भविष्य के लिए, किसी के अच्छे भविष्य के लिए हम वो स्पेंड कर सकते हैं। बस उसमें इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो व्यक्ति 300 रुपये प्रति महीना हमको देगा, उसको 4 वर्ष के लिए हर महीने 300 रुपये देने जरूरी है, ताकि वो बच्चे का एजुकेशन बीच में रुके ना। कोई एक दो व्यक्ति नहीं देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे व्यक्ति अगर जो हमारे दानदाता है, मंथली डोनर्स हैं, वो अगर ऐसा सोचेंगे सभी लोग और बीच में से ही पैसे देने रोक देंगे, तो हम वो टीचर्स का पगार कहाँ से देंगे, इंसेंटिव, वो ड्राइवर का सैलरी किधर से देंगे, और इसलिए सारा काम बीच में रुक जाएगा और सारी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हम उनको ऐसा कन्विंस करें कि 300 रुपीज आप पर मंथ दे सकते हो। 4 साल का हमारा ऐसा कोर्स है, वो कोर्स के सारे डिटेल्स वो पीपीटी पीडीएफ में है। तो पाठक वो क्या करो, ये सब लोगों को ज्वाइन करने के बाद में ग्रुप पे, आप वो ग्रुप पे फिर एक बार शेयर करना, ग्रुप में है या मैं कर दूंगा, आई बात ध्यान में। तो आप उसके थ्रू जाइए, आपको सब समझेगा। और ये स्वर्णिम भारत का निर्माण करने के लिए मूलभूत ये स्टेप है। एजुकेशन सारे चीज का बेसिस है, फाउंडेशन। और इसलिए हम में से सारे 5-5 मतलब सारे वॉलेंटियर्स 5 या 10 लोगों का भी अगर हम 300 रुपीज का फाइनल करते हैं, हमारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो वो हमारी बात पे विश्वास रखेंगे। हम अगर सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हाँ, ये संस्था किधर भाग के नहीं जाएगी, रजिस्टर्ड बॉडी है, मैं इधर ही सोलापुर में रहने वाला हूँ, तो उसकी कोई चिंता मत करना। हमारे बैंक अकाउंट के भी डिटेल्स है, चाहिए तो संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी भेज देता हूँ। कुछ अगर संस्था ने किसी गड़बड़, वैसे कोई करेगा नहीं क्योंकि हम ही उसमें करने वाले, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है तो उसको आप दिखा सकते हो, आई बात ध्यान में। और बाकी तो सब बात विश्वास की है, पेपर वर्क में मैं नहीं मानता। झूठे पेपर बना सकते हैं, झूठा ऑफिस क्रिएट कर सकते हैं, झूठा बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन झूठा विश्वास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। या तो विश्वास होता है या अविश्वास होता है। और इसलिए हम ये काम निरंतर 1 वर्ष से कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग अगर 5-10 वॉलेंटियर्स को, मंथली डोनर्स को कन्विंस कर पाते हैं, तो हम लोग अभी 5-6 लोग हैं ना, सब लोग 10 व्यक्ति लाते तो 60 डोनर्स तो इधर ही तैयार हो गए। तो एक स्कूल ऑन व्हील्स के प्रोजेक्ट का शुभारंभ तो इधर ही हो गए, आई बात ध्यान में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुद
इसमें डोनेट कर सकते हैं, या आप किसी आपके फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं, सभी को बोल सकते हैं। और इसमें एक और बात मेरे को बोलनी थी कि ये मंथली डोनेशन का जो सीन है, ये वो स्टूडेंट्स के लिए ही है, बराबर है ना। तो उसका अलग कोऑर्डिनेटर रहेगा जो सारा हिसाब मेंटेन करेगा, सारा लिस्ट मेंटेन करेगा, और उस हिसाब से वो काम चलता जाएगा। ठीक है, तो ये स्कूल ऑन व्हील्स का एकेडमिक और इकोनॉमिक माने फाइनेंशियल दोनों एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं। और कोई बोलता है मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं ऐसे करूँगा, तो उसको भी घमंड हो जाता है कि मेरी वजह से इनका चल रहा है। ये बात नहीं होना चाहिए। जब हम कोई बात का नेम फेम गेम करते हैं, कोई बात का घमंड करते हैं, कुछ अच्छा किया है, तो ऐसे होता है जैसे भगवान के सामने हमने प्रसाद रखा और उसमें थूक दिया, ऐसी बात होती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया और उसको 10 बार गिना रहे। ये कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लोगों को इंस्पायर करने के लिए हम वो बात को बोल रहे हैं कि देखो इतने बच्चे सीख रहे हैं, हमारा स्कूल ऑन व्हील्स ऐसा प्रोजेक्ट है, वो अलग बात है। हम किस मेंटालिटी से, किस माइंडसेट से, किस हेतु से उस बात को करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दिखावे के लिए वो बात करते हैं, वो गलत बात है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए 300 रुपीज़ ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अनडाउटेडली हम सभी लोग, हमारे सारे फ्रेंड्स, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हमारे देश का भविष्य लिखने के लिए हम इस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। तो किसी को पैसे नहीं देने, आप हम स्टूडेंट्स को नोटबुक नहीं देने वाले, वो कोई इधर असेसमेंट वसेसमेंट ये सब फालतू का चक्कर नहीं। किसको दिखाना है? वो स्टूडेंट को एग्जाम में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई प्रिंसिपल को बुक चेकिंग करके दिखाना नहीं है, ये देखो इतना लिखा है, वो इतना सब लिखा है, छापा है, लेकिन वो स्टूडेंट को अगर कुछ आता ही नहीं है तो क्या मतलब है? बराबर है ना मोहिते साहब? वो स्टूडेंट को आना तो चाहिए ना, खाली किताबें भर भर के क्या मतलब है? और इसलिए हाँ, तो इसलिए वो नोटबुक वोटबुक वाला कुछ फंडा नहीं है। जो भी है स्लेट में है, स्लेट के ऊपर प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट दिमाग के अंदर डालो, बात खत्म। केवल उनका जो एग्जाम लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम पेन और पेपर पे ले सकते हैं। और जो भी टीचर रहेंगे उनको ट्रेन किया जाएगा और उनको बोला जाएगा आपको किस विद्यार्थी को किस प्रकार से सिखाना है, ये आपके ऊपर है। 3 महीने में, 4 महीने में जब उसका एग्जाम होता है तो उसको आना चाहिए। ये स्टूडेंट ऐसा ही है, इसको आता ही नहीं है, ये ढ है, ये मंद बुद्धि है, ये सब बोल के कोई मतलब नहीं है। वो टीचर की कमतरता है जब आप वो स्टूडेंट को सिखा नहीं सकते। वो स्टूडेंट को आना ही चाहिए, ये टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और वो टीचर का डिसेंसी मेंटेन चाहिए, उसने अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, कल्चरली रहना चाहिए। हाँ, वो सब ड्रेस कोड, टीचर का अपीयरेंस, बात करने का तरीका, अपने कॉर्पोरेशन के स्कूल में आरे तुरे करके बात करते हैं, कभी कभी छोटी मोटी गाली दे देते हैं, ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो ये सब बातें हैं वो टीचर्स के लिए। हमको ये महत्वपूर्ण है कि हम काम क्या करें, हम उनको सिखा क्या रहे। वो पेपर वर्क करके किसी को दिखाना नहीं है, देखो हमने 100 बच्चों को सिखाया है, 4 साल तक ट्रेनिंग दिया है, वो कोई मतलब नहीं है। और इस प्रकार से सर्वांगीण विकास का उनका ध्यान रखना है, और आपको सिलेबस बनाना है। और 10-10 वॉलंटियर्स को आप तैयार करो, 15 दिन का टाइम लो, रोज किसी एक जन को फोन लगाओ और उसको ये कंसेप्ट बताओ, उसको अच्छा लगता है अच्छी बात है, और नहीं तो जो उसकी इच्छा। उसके रिलेटेड पोस्टर्स भी है, वो भी पाठक उन सबको शेयर कर देना ग्रुप पे वापस बाद में। ऐसा सब है। आपके अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर ये ऑन ग्राउंड वर्क कब से शुरू होगा प्रोजेक्ट? देखो जून 2021 हमने सोचा था, जून 2021 हमने सोचा था, लेकिन कोविड पैंडमिक इतना अभी इलोंगेट हो रहा है और इसका सेकेंड वेव इतना ज़्यादा फल्मिनेंट है, तो हम उसको 1 साल आगे कर रहे हैं। जून 2022 डेडलाइन रख रहे हैं उसको स्टार्ट करने का। तो उसमें पोर्शन किताबें छप के आने का अच्छा, टेक्स्ट बुक छप के वो स्टूडेंट्स को नहीं देने वाले, टेक्स्ट बुक केवल टीचर के लिए, आई बात ध्यान में। और वो टीचर के ऊपर डेली मॉनिटरिंग होने वाला है, वो क्या पढ़ा रहा है, समय पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ गफला कर रहा है क्या, स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका वीकली फीडबैक होगा। और वो जा करके वो ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ का निवारण होगा समस्या का। तो जून 2022 हम डेडलाइन रख रहे हैं। फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में तो कभी हुआ नहीं है, और ऑल ओवर भी वन ऑफ इट्स ओनली काइंड है। इस टाइप का प्रोजेक्ट स्कूल ऑन व्हील्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियों के CSR में से
बड़े बड़े बस को क्लासरूम में कन्वर्ट करते हैं, वो बहुत लाविश है। उतना लाखों करोड़ों रुपए हमारे पास है नहीं। बेस्ट कर रहे हैं हम, छोटे में से जितना अच्छा कर सकते हैं, हमारा इंटेंशन ऐसा है। जून 2022 तक व्हीकल भी रेडी चाहिए, फंडिंग भी रेडी चाहिए। व्हीकल के लिए जो फंडिंग लगने वाला है वो भी रेडी चाहिए। रीजनल एनालिसिस होके जगह भी फाइनल होना चाहिए। फैकल्टी का ट्रेनिंग होकर के वो खत्म हो जाना चाहिए, ट्रेनिंग उनका ट्रेंड एंड रेडी टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जून। टेक्स्ट बुक्स प्रिंट होके रेडी चाहिए, और वो टीचर का ट्रेनिंग रेडी चाहिए, मंथली डोनर्स रेडी चाहिए, और उसका जो कोऑर्डिनेटर रहने वाला है वो भी रेडी चाहिए, और उसका एक आध ट्रायल मई महीने में लास्ट 2 वीक्स में हो जाना चाहिए। इस प्रकार से है, और उसके लिए वो जाके पेरेंट्स को समझाना जरूरी है ना। प्रॉब्लम क्या है, वो पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते हैं, या उनके लोकल कन्नड़ में, मराठी में, तेलुगु मीडियम स्कूल में भेजते हैं, तो लैंग्वेज बिकम्स ए बैरियर फॉर, और इसलिए उनको पहले जाके काउंसिल करना, उनसे बातचीत करना, ये सब काम होना जरूरी है जून 2022 तक। तो ऐसा सब है। अच्छा, और कुछ? कौन? तनुजा? कौन बोल रहा है? मधुरा? हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, वहां से ही चालू करना है, लेकिन उसका डेडलाइन करो, नेक्स्ट 15 डेज में हमको डोनर्स चाहिए। और वो हाँ बोलना चाहिए ना, आप कहाँ बॉन्ड पेपर पे उनसे साइन ले रहे हो? फंडिंग जून 2000, हाँ, फंडिंग जून 2022 से ही शुरू होगा, मंथली डोनर्स का। हाँ, कन्विंस करना है, उनसे बात करना है, चाहिए तो विश्वास नहीं तो उनको बोलो, लिख के दो कि तुम 4 साल तक वो स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब नहीं होने दोगे। एक बार शुरू करोगे तो 4 साल तक उनके लिए 300 रुपीज पर मंथ दोगे। ये आप चाहिए तो लिख के दो। आपको ऐसा कुछ अपेक्षित है तो मैं फॉर्मेट बना के देता हूँ, नहीं तो आप ही एक पेन पेपर पे लिख के लो ना, और साइन करवा लो, उसमें क्या होता है। साइन करने का, डेट लिखने का, और वो लिखने का कि भाई मैं 4 साल तक, जून 2022 से आगे 4 साल तक KYS कर्मवीर संस्था सोलापुर, जिसका हेडक्वार्टर्स है, उनके ये स्कूल ऑन व्हील्स शाकांवरची शाळा, ये प्रकल्प के लिए एक विद्यार्थी के लिए मैं 300 रुपये प्रति महीने 4 साल तक दूंगा, ऐसा मैं संकल्प करता हूं, और इस प्रकार से मैं अपनी सहायता पहुंचाऊंगा। और दूसरा, ये एक कंसेशन भी है, एक कंसेशन भी है, अगर कोई 2 स्टूडेंट के लिए देता है एक साथ में पैसे हर महीने, तो हम उसको 300 600 होता है ना, तो हम उससे केवल 550 रुपीज लेंगे। ठीक है? हाँ, 50 रुपीज ऑफ, डीमार्ट में लिखा होता है ना, ऐसा। तो उस प्रकार से स्कीम है, और कोई ज्यादा स्टूडेंट के लिए करना चाहे तो ऑलवेज वेलकम। ठीक है? तो कोई 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 लगता है ना, है 300 रुपये काय शोभते का, मी 300 रुपये, मी 10,000 रुपये देणारा माणूस आहे, 300 रुपये काय शोभत नाही मला। ठीक आहे, 10,000 रुपये द्या तुम्ही, 10,000 तुम्हाला असं वाटते 10,000 रुपये दर महिना तुम्ही देऊ शकता, त्यापेक्षा 1.5 लाखाची अख्खी गाडीच तुम्ही डोनेट करून टाका ना, काही अडचण नाही आम्हाला। तो ऐसा सब बातें हैं। ठीक है, मेरे को लगता है मीटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा अभी, तो और कुछ क्वेश्चन है आपको, फटाक से पूछ लो। हाँ अनिरुद्ध, ये एरिया कहाँ पे होगा मतलब? करंटली 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 हम सोलापुर में ही देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रहने वाले हैं, तो यहाँ का एरिया हमारे लिए इजी रहेगा। मतलब फर्स्ट वी विल, द एरिया ऑफ फोकस विल बी सबर्ब्स ऑफ द सिटी। सबर्ब्स बोले तो मुंबई जैसा बड़ा नहीं है सोलापुर, लेकिन सोलापुर के जो सिटी के जो कम डेवलप्ड एरियाज है, इस प्रकार से, या जो 15 किलोमीटर्स के रेडियस में जो भी सारे गांव हैं, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के पेरीफेरी, ये सोलापुर सिटी के पेरीफेरी में जो गांव आते हैं, उन गांवों को भी हम जा सकते हैं, ये हमारे एरियाज में। वो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन रीजनल ग्राउंड स्टडी, वो एरियाज डिसाइड होंगे। शुरुआत में हमको मिनिमम 2 एरिया चाहिए, उससे ज़्यादा भी है तो हम एक व्हीकल में ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कि कोई अगर हमको वहाँ पे जगह दे रहा है उनको वो स्कूल चलाने के लिए, मतलब सिखाने के लिए, तो हम वहाँ पे भी सिखा सकते हैं। तो वो टीचर को गाड़ी ड्रॉप करेगी, और फिर बाद में 3 घंटे के बाद में वो टीचर को कलेक्ट करेगी। टीचर का आना जाना सारा गाड़ी देखेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसपोर्ट का, ट्रैवल का। हम व्हीकल इसलिए बना रहे हैं, अभी आप लोग बोलेंगे अगर आपको सिखाना है तो खाली टीचर अपॉइंट करो, एरिया फिक्स करो और उधर जाके सिखाओ,
लेकिन एक नहीं रहता है ना, 12 भानगढ़ रहता है। वो अगर कोई हमको हॉल दे रहा है, दुकान का गाड़ा दे रहा है, सिखाने के लिए जगह दे रहा है, वो फ्री में क्यों देगा? 10,000 रुपये भाड़ा उसको महीने में मिलता है ना। था क्या बता रहा था मैं? आ, हाँ, तो वो हमको इतना इजीली क्यों देगा ना वो जगह। तो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आता है, प्रॉब्लम आता है, हमारा फुल्ली इक्विप्ड अगर व्हीकल जाता है तो हम कहीं पे भी झाड़ के नीचे रुक करके हमारा स्कूल शुरू कर सकते। आई बात ध्यान में। तो इस प्रकार से है। कुछ कुछ लोगों ने मेरे को आइडिया दिया, मेरे को बोलते अरे ये अगर ओपन रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन होएगा बच्चों को, ऐसा होगा वैसा होगा। अब मैं उनको क्या समझाऊं, क्या समझाऊं बोलो। टीचर अगर सिखाने में मस्त है तो स्टूडेंट भी सीखने में मस्त रहेगा। क्लासरूम में बंद करके दीवारों के अंदर पेन और पेपर से केवल एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन इज फर्स्ट नोइंग लाइफ, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, and knowing the purpose of life, and knowing what all we need in life, why do we need it in life, and what is the aim and objective of life। हम क्यों आए हैं, हमको क्या क्या, ये हमारा एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कंप्लीट करने के लिए हमको क्या क्या लगने वाला है, ये सब हमारे लिए जरूरी है। और वो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज एंड डिसिप्लिन इन लाइफ। बड़े बड़े एजुकेशन, बड़े बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग हैं और गलत सब काम करते हैं। अभी वैक्सीनेशन का एक किस्सा देख लो। वैक्सीनेशन के लिए हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आए थे, बोले मी क्लास 2 अधिकारी है, और वो पूरे लाइन को छोड़ के पीछे से चुपचाप आता है और उसकी कोई अंदर पहचान थी और उधर आके वैक्सीन लगा के चले जाते। मैंने उनको बोला आप ऐसे कैसे करते हो, ये इतने लोग सुबह 8-9 बजे से रुके हुए हैं, ये भी 60-60, 70-70 साल के बूढ़े हैं, 4-4 घंटे से खड़े हैं, आपको ये सही कैसे लगता है? नाही, मी तुमच्या विचारांचं स्वागत करतो। मैं बोला स्वागत करके क्या करेगा, अप्लाई करना लाइफ में। तो हंसने लग गया और वैक्सीन लेके चला गया। ही वॉज ए क्लास 2 ऑफिसर। क्या करो ऐसे क्लास 2 ऑफिसर को लेके, कोई उपयोग नहीं है उनका। जीवन में नीतिमत्ता, मूल्य, सिद्धांत जिसके सही नहीं है, जिसका मूल ठीक नहीं है, उसके जीवन में कभी फूल नहीं आता। जिसका मूल ठीक नहीं है उसके जीवन में कभी फूल नहीं आता। बेस एंड फाउंडेशन बाय एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसलिए ये ज्यादा जरूरी, और उसके बेसिस पे, फाउंडेशन पे एजुकेशन का जो बिल्डिंग खड़ा होता है वो डंके की चोट बजाता है। इट रीचेज द हाइट्स ऑफ द स्काई। समझ में आया? तो ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ये तरीके से ये थॉट्स के सेंटर को, मतलब थॉट्स को सेंटर में रख करके हमको ये पूरा सिलेबस का डिजाइन करना है। और ये आप लोग, आशा है पूरी निष्ठा से, पूरा मनपूर्वक और अपना 100% सोसाइटी के लिए कुछ करने के हेतु से आप ये करेंगे, ऐसी मेरे को आशा है। और आपको मैं सबको बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा देता हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि मिले ये काम करने के लिए, और आप इसको एकदम अद्भुत तरीके से संपूर्ण करें, ये प्रार्थना है। अच्छा, और किसी का कुछ सवाल है? पूछ लो, पूछ लो। मेरे ऊपर आरोप कर रहे हैं, आप सवाल ही नहीं पूछने देते। मैं बोला यार मैंने किस दिन रोका था? सर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मतलब एक्सपेक्टेड है अभी या? एक्सपेक्टेड वे एक्सपेक्टेड कुछ नहीं रहता है। हम दूध बेचने वाले लोग हैं, हम दारू बेचने वाले लोग नहीं है। दूध बेचने वाले को घर घर जाकर के दूध बेचना पड़ता है, और दारू वाले की दुकान पे लोग भाग के जाते। आई बात ध्यान में? तो हम दूध बेचने वाले लोग हैं, इसीलिए हमको वो एरिया में जा करके वो पेरेंट्स से, वो कॉलोनी में रहने वाले लोगों से बातचीत करना है और उनको अश्योर करना है, ये अश्योर करना है कि आपको हमारे से बेस्ट मिलेगा। उसके लिए उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि उनको ये बच्चों को हमारे स्कूल ऑन व्हील्स में क्यों भेजना है। ये उसका सारा लेआउट रेडी है, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो जब ऑन ग्राउंड करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो 30 to 35 स्टूडेंट्स मिनिमम एक्सपेक्टेड है, ताकि हम उतना जो रिसोर्सेस हमको फंडिंग मिलेगा वो हम यूज कर सके। कोई क्लास में 40 बच्चे तो भी हमको दिक्कत है, लेकिन ज्यादा है तो हम उसके 2 बैचेस करें। क्योंकि टीचिंग कैन बी डन इन पब्लिक, बट कोचिंग कैन नॉट बी डन इन अ क्लास ऑफ 100 पीपल। टीचिंग कैन बी डन, मैं आया क्लासरूम में कंसेप्ट सिखा के चला गया,
आपको समझा नहीं समझा मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये टीचिंग है। लेकिन कोचिंग है कि आप पर्सनली हर व्यक्ति पे, हर विद्यार्थी पे ध्यान दो। अगर उसको 2 और 2 4 आ गया तो उसको आप 4 और 4 सीखने के लिए प्रेरणा करो। उसको वो आ गया तो आप उसको एक लेवल और आगे बढ़ाओ। किसी को 2 और 2 4 नहीं आ रहा तो उसको आप बेसिक से सिखाओ, उंगली पे गिन के बताओ। ये तरीका है गुरुकुलम सिस्टम का, पद्धति का, और ये हम स्कूल ऑन व्हील्स में उतारने की पूरी कोशिश में। अच्छा, और कुछ? आप ये सब मीटिंग में नहीं थे ना पहले वाले अनिरुद्ध, ये सब बातों की चर्चा हुई है हमारे मीटिंग में। हाँ, बस वो जब हम लाइव करते थे मीटिंग इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होती थी। अब ये ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, चलेगा। तो आप सब लोग अच्छा काम करिए, ऐसी प्रार्थना है। और फिर अभी हम नेक्स्ट मीटिंग कब रखें फिर? 10 तारीख को रखें मीटिंग, पाठक? क्या बोलते हो अनिरुद्ध, तनुजा, मधुरा, शुभम? 10 तारीख को आपका 90 to 95% काम खत्म होना चाहिए, ऐसी आशा है। ठीक है, चलेगा। ओके, ओके, यस, ओके, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।